हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इज़राइल-फ़िलिस्तीन जंग की कवरेज, उससे मुताल्लिक दुनिया भर से खबरें और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें मुसलसल करा रहा है। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपके पास पूरी सही हर पर्सपेक्टिव से, हर नज़रिए की इंफॉर्मेशन और असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन ये सब आप तक पहुंचना चाहिए ताकि आप खुद नतीजा निकाल सकें। इस वक्त जंग 12वें महीने में है और हालत इस वक्त ये है कि ईरान की और हिजबुल्लाह की धमकी अभी बाकी है। इजराइल को अभी भी उम्मीद है कि ईरान कोई बड़ा हमला करेगा और ईरान भी बार-बार इस किस्म के बयान दे रहा है। इसके अलावा इजराइल के अंदर डिफेंस मिनिस्टर पूरी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ सामने नजर आ रहे हैं। अमेरिका कहने के लिए ये कहता है कि जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट किया है जिसमें बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इलेक्शन अमेरिका में जब तक हैं तब तक जंगबंदी ना हो। उधर हमास की तरफ से जंगबंदी की ख्वाहिश तो है, लेकिन कंडीशन वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। जो शराइत उन्होंने रखी थी वो उसी तरह से बाकी हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे जो लीडर जिनका कत्ल किया गया है तेहरान में, इस्माइल हानिया, उनके कत्ल के बाद या हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल के बाद हम कमजोर नहीं हुए, रेजिस्टेंस और मजबूत हो रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों की खबरें लगातार हैं। हिजबुल्लाह ने एक बड़े फौजी खुफिया अड्डे पर पिछले हफ्ते हमला किया था और उसके बाद नुकसान इतना हुआ कि इजराइल ने अपने फौजियों को भी वहां तक जाने की इजाजत नहीं दी और मीडिया पर एकदम इमरजेंसी बैन का बाकायदा खबर आई और वो खबर टेलीग्राफ लंदन ने छापी थी। इन हालात के बीच में अब क्या है, आगे क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। अपनी बेबाक बात रखने के लिए मशहूर हैं। बहुत से टेलीविजन चैनल्स में भी आपने उन्हें देखा होगा। हमें भी वो वक्त दे देते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप उस इलाके में कई बार जा चुके हैं और आपने इस जंग के शुरू होने के बाद कई कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल और कई और जगहों पर भी कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की हैं। जो रेजिस्टेंस के लोग हैं, उनसे भी आपने मुलाकातें ज़रूर की होंगी, उनकी बातें सुनी होंगी। जंग अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? किस तरफ रुख मुड़ेगा? चूँकि बेगुनाहों का तो कत्ल हो रहा है, यकीनी तौर पर, लेकिन फ़ौज इज़राइली फ़ौज जंग के मैदान में कहीं टिकती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसी खबरें खुद इज़राइली मीडिया दे रहा है। आप क्या कह रहे हैं इस वक़्त? ये आदाब। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब सूरत हाल में एक तब्दीली दिखाई दे रही है और इसराइल के अंदर से बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर दबाव बहुत बड़ा है। पिछले हफ्ते जो रैली वहां हुई जिसमें 7 लाख से जायद लोगों ने शिरकत की, उसमें 2 ही मुतालबे थे कि यरमालियों को वापस लाया जाए और हुकूमत बदली जाए और इंतखाबात करवाए जाए। और ये इतनी शदीद हो चुकी है अब कि ये मुज़ाहिरीन मुश्तइल होके सड़कों पे आ रहे हैं खुद इसराइल के अंदर से। कैबिनेट के बारे में आपने खुद बताया कि अभी वहाँ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो तकरीबन बेंजामिन नेतन्याहू के शदीद मुखालिफ हो चुके हैं। जो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार-बार कह चुके हैं कि ये जंग जारी रखना एक ज़िद है और इस ज़िद में इसराइल को नुकसान होगा। इकोनॉमिक सर्वेज अब जितने आ रहे हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि इकोनॉमिकली इसराइल की कमर टूट चुकी है और उसका अंदाजा इस बात से भी करें कि अभी पिछले साल इसी साल के शुरू में भारत से 10,000 मजदूरों को रिक्रूट किया था इसराइल ने, सिर्फ इसलिए कि जो अरब वहां पर मजदूरी करने वाले थे वो वापस जा चुके थे, तो हिंदुस्तान से मजदूर मांगे थे और उन 10 मजदूरों को जो कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए वहां बुलाए गए थे,
उनसे वहाँ पर डोमेस्टिक लेबर का काम लिया गया और वो काम भी बहुत सी जगहों पर उन पर ज़ुल्म हुआ। 500 से ज़ायद वो वापस आ चुके हैं। इसराइल उनको भी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वेज़ जो उनके बारे में आ रहे हैं, वो ये साफ बता रहे हैं कि इस जंग को सस्टेन करना उनके लिए मुश्किल है। तीसरी जानिब जो अरब ममालिक हैं, उसमें ख़ुसूसन मिस्र ने अपना इंडिया अब इन दिनों बहुत साफ देना शुरू किया है कि वो फिलाडेल्फी जो एक्सिस है, उस पर और जो अभी इनके प्लान आ रहे हैं नॉर्थ गाज़ा पर कब्ज़ा कर, उसके लिए मिस्र तैयार नहीं है। और मिस्र ने अपने साथ दीगर अरब ममालिक को भी मिलाया है कि वो अब दूसरे अंदाज से बातचीत करना शुरू करें। चौथी जानिब अभी कल ही यानी 10 सितंबर को जॉर्डन में लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात और उनकी पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए हैं। हालाँकि वहाँ पार्लियामेंट सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अहम नहीं होती। लेकिन इस्लामिक एक्शन फोर्स जो एक प्रो गज़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है, प्रो पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो अवामी राय का इज़हार करती रहती है, उसको 56% वोट मिले हैं कल। और हुँ, उन्होंने जीतने के बाद ये सीधे-सीधे कहा कि अब हुकूमत जॉर्डन की हुकूमत की जो पॉलिसी है, उसे प्रो पैलेस्टाइन बदलना पड़ेगा, वरना अवाम ने अपने इंदिया बता दिए हैं। इधर जो फ़लस्तीन के कुछ सहाफ़ी हैं गज़ा के सहाफ़ी, उन्होंने जॉर्डन के बाद लिखा है कि जॉर्डन के इंतखाब के बाद ये लिखा है कि जॉर्डन के इस इंतखाबात से मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करने वाले अरबों को सबक सीखना चाहिए कि ये एक चिंगारी का आगाज़ है, जो जॉर्डन के इंतखाबात के नताइज हैं, जो पहली बार इस तरीके से सामने आए हैं। इससे पहले अरब अफ्रीकी ममालिक में भी जो इंतखाबात हुए, उसमें प्रो पैलेस्टाइनियन ग्रुप्स बड़ी तादाद में जीते हैं। तो इन सहाफ़ियों का कहना ये है कि वो ममालिक जो या तो खामोश हैं या बिलावास्ता तौर पर इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, वो ये जान लें कि अब उनके दिन गिनती के रह गए हैं और दुनिया में जो नई पॉलिटिकल एक्सिस अब बनेगी, वो एक्सिस इसराइल के चारों तरफ मुर्तकिज़ होगी। वो सेंट्रलाइज़्ड होगा उसमें सॉरी फ़लस्तीन। हुँ। फ़लस्तीन के चारों तरफ वो सेंट्रलाइज़्ड होगी। तो जो लोग प्रो पैलेस्टाइन होंगे, आइंदा इंतखाबात वही जीतेंगे, इसलिए कि दुनिया भर के अवाम के दिलों में फ़लस्तीन बसता है और वो इसराइल के मुखालिफ हैं। अगर हुकूमतें इसराइल की हिमायत करती रहीं, तो या तो वोट आउट कर दी जाएँगी या बगावतों के ज़रिए उन हुकूमतों को गिरा दिया जाएगा। इसी किस्म का एक वायदा मिस्र और तुर्की के दरमियान भी हाल ही में हुआ। तो एक आलमी सतह का एक दबाव है इसराइल के ऊपर और मैं समझता हूँ कि अब जो नेगोशिएशंस हैं, ज़ाहिर है कि जो शराइत इसराइल ने अभी भी पेश की हैं कि नॉर्थ गज़ा में वो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, और जो फिलाडेल्फी है उस पर भी उस एक्सिस पर भी वो कब्ज़ा रखेंगे और जो बिल्कुल इसराइल के गज़ा के बीचों-बीच से जो राहदारियाँ गुज़रती हैं, उस पर भी फ़ौज रखना चाहते हैं। ये बज़ाहिर वो शराइत हैं जिसे हमास किसी कीमत पर भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हमास के हमले भी शदीद हुए हैं। अभी कल ही की बात है कि इस्राइल का वो फौजी कमांडर जिसने ये अफ़वाह उड़ाई थी कि बच्चों को के गले काटे गए हैं और औरतों का रेप हुआ गया है। ये झूठी खबर जिसने फैलाई थी, वो गज़ा के अंदर ही एक शूट आउट में मारा गया। हुँ। कल ही उसकी खबर आई। इसके अलावा उनका जो ब्लैक कॉप्टर था, वो किसी सुरंग में दाखिल होने की कोशिश में वो क्रैश हुआ, उसका मलबा गिरा और कई इसराइली मारे गए। जॉर्डन के ट्रक ड्राइवर ने 3 इसराइलियों को बॉर्डर पर गोली मार के खत्म कर दिया और फिर वो खुद भी मर गया। तो इस तरीके की जो वाक़यात पेश आ रहे हैं चारों तरफ, ये इसराइल पे बढ़ता हुआ आलमी दबाव है। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि अब वो वक़्त बहुत गुज़र गया, अब हमें गिरफ्तारी का वारंट बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट जारी करना पड़ेगा। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात मुख्तलिफ जगहों पर पेश आ रहे हैं, अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये अरब ममालिक के एक कॉन्फ्रेंस में जीसीसी के एक मीटिंग में ये बात कही कि उनकी पॉलिसी वो मज़लूमों के साथ हैं और इसराइल के मज़ालिम बड़े हैं।
हालाँकि उन्होंने हमास का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली इसराइल के मज़ालिम की जानिब इशारा किया। तो ये वाक़यात ये बता रहे हैं कि अब शायद जंगबंदी के लिए गुंजाइश पैदा हो रही है। भले ही अमेरिका का ये कोई अंडरस्टैंडिंग बने कि वो इलेक्शन होने तक इस जंग को जारी रखें। लेकिन मेरा अपना तज्ज़िया ये है कि इलेक्शन होने तक जंग अगर जारी रही, तो इसका असर डोनाल्ड ट्रम्प के पर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ेगा। इसलिए सभी वहाँ के भी फ़रीक ये चाहेंगे कि जंग जल्दी से ख़त्म हो और इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाए। उसके लिए दीगर शराइत को चाहे मारिज़-ए-इर्तवा में भले ही डाल दें, लेकिन फ़िलहाल किसी सूरत, किसी बहाने से जंग रोक दें। तो मुझे ये लगता है कि हमास का पलड़ा काफ़ी भारी है, अभी इस हालत में भी इस्माइल हानिया साहब की शहादत के बावजूद एक बड़ी मज़ाक़-ख़ेज़ शर्त रखी है कि अगर इसराइल के साथ जंगबंदी हो जाए, तो वो याह्या सिंवार को सेफ पैसेज दे देंगे। अरे भैया, याह्या सिंवार ने या इस्माइल हानिया ने या खालिद मशअल ने तो कभी सेफ पैसेज किसी से भी नहीं माँगा। आप वो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं जो वो माँगते नहीं हैं। तो इस किस्म के वाक़यात ये इशारा कर रहे हैं कि ग़ालिबन दबाव अब इतना शदीद हो गया कि जंगबंदी अब शायद महीने, डेढ़ महीने के अंदर मेरे अंदाज़े के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, आपने अरब मुल्कों में कुछ तब्दीलियों के इशारे, ख़ास तौर पर जॉर्डन में पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो तकरीबन वो कंसल्टेटिव असेंबली किस्म की होती है, मुशावरती सिस्टम होता है। हमने कुवैत में भी देखा उस किस्म की पार्लियामेंट वहाँ पर भी है। तो आप का जो ये असेसमेंट है कि तब्दीली आ रही है, वो जो इज़राइल के साथ अमन समझौते हैं, मिस्र के और जॉर्डन के, जो अभी कल नेतन्याहू उस बॉर्डर पोस्ट पर गए हैं जहां पर जॉर्डन के ड्राइवर ने इजरायलियों को मारा है, 3 लोगों को, और ये कह रहे हैं कि अब हम जॉर्डन के साथ मिलकर के इस बॉर्डर को ज्यादा सेफ करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो उन्हें तो बड़ी उम्मीदें हैं जॉर्डन की और मिस्र की सरकार से। मिस्र की सरकार को भी आपने देखा पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर पर जब भी कोई छोटी-मोटी जंग होती और इज़राइल उसमें फँसता, तो फौरन ही मिस्र बीच में आ जाता बातचीत करने के लिए। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे जान बचाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि जो हाशमी किंगडम जिसे कहा जाता है जॉर्डन की, जिसको कागज़ों पर मस्जिद अल अक़सा की तौलियत भी दी हुई है, मैनेजमेंट उनके हाथ में है, हालाँकि उनके सफ़ीर को भी एंट्री नहीं मिलती, कई बार ऐसा भी हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ईन इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएँगी? चूँकि मिस्र अमेरिका के मदद से चल रहा है, जॉर्डन अमेरिका की मदद से चल रहा है। क्या वो इतनी बड़ी तब्दीली अपने यहाँ किसी तरह से वो एडजस्ट कर पाएँगे? क्या उनके जो पहले से कमिटमेंट्स हैं उसके बरखिलाफ चले जाएँगे? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी तब्दीली होगी? देखिए, जो हुकूमतें हैं, चाहे जॉर्डन हो, चाहे इजिप्ट हो या अरब ममालिक के दूसरे गल्फ की कंट्रीज़ हों, मुआहदे इसराइल और अमेरिका के साथ हुकूमतों के हैं, अवाम हुँ, के नहीं हैं। हुँ, ये राइट। एक बहुत बड़ा फ़र्क है और ये हम पहले भी मैंने एक मर्तबा ये बात अर्ज़ की थी। आप अगर अवामी नुक्ता-ए-नज़र से देखें, तो दुनिया के आधे से ज़्यादा अवाम फ़लस्तीन की हिमायत में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर नुक्ता-ए-नज़र से सभी लोग जानते हैं। ख़ुसूसन मुस्लिम ममालिक में या वो तमाम ममालिक जहाँ मुसलमान किसी हैसियत में भी रहते हैं, अभी जो 2 अरब के करीब मुसलमानों की आबादी दुनिया में है, वो आबादी तो पूरी की पूरी तक़रीबन प्रो पैलेस्टाइन है। तो हुँ, उनकी हुकूमतें भी अगर ये इशारे देखिए, मैंने पहले कहा कि जॉर्डन की पार्लियामेंट एक कॉस्मेटिक पार्लियामेंट है, बहुत कंसल्टेटिव टाइप की बॉडी है। इसके बावजूद तमाम अरब में जो बॉडीज़ हैं वो कॉस्मेटिक सी होती हैं। हुँ, सीरिया में भी कॉस्मेटिक ही है। उनके हुँ, पार्लियामेंट में भी 90% वोट एक तरफ चले जाते हैं, हाफ़िज़ बिल्कुल, अल-असद की तरफ। तो बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। पर तो इलेक्शन एक ड्रामा होता है। हुँ, लेकिन इस ड्रामे के बावजूद अगर इस 10 कल एक ही दिन पहले के इलेक्शन में 56% वोट एक एंटी गवर्नमेंट पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज है कि हुँ, अवाम को अगर कहीं भी मौका मिलता है,
तो वो अपने जज़्बात का इज़हार अपने वोट के ज़रिए यकीनन करेंगे और अभी वोट की अपॉर्च्युनिटी है, तो अवाम ने उसके ज़रिए ज़ाहिर कर दिया। अगर इससे भी काम न चला, तो बहारे अरब तो भूलना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल। इसने ट्यूनिस की भी सरकार गिराई और मिस्र की भी सरकार गिराई और सीरिया में भी ये हंगामा और वो बहरीन तक भी गई और वो सऊदी अरब तक भी गई और बहरीन को बचाने के लिए सऊदी अरब ने वहाँ पर अपनी फ़ौजें भी भेजी। कुवैत में भी थोड़ी देर के लिए वो एक चिंगारी सुलगी फिर 17 ममालिक में वो खड़ी हुई थी, सब अरब ममालिक थे, वो बहारे अरब। तो फ़लस्तीन का ये मसला अगर इसी तरीके से जारी रहा तो अवाम बेज़ार हो जाएँगे। जॉर्डन की राहदारी और बॉर्डर्स पर इसराइल के साथ पहले से मज़बूत इंतज़ाम जॉर्डन की सरकार ने उनके साथ मिलके पहले ही से कर रखे हैं। इसके बावजूद एक ट्रक ड्राइवर ने अगर 3 इसराइलियों को शूट कर दिया और ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया इसराइल के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि उतनी महफूज़ सरहद पर एक ट्रक ड्राइवर रिवॉल्वर निकाले और 3 इसराइलियों को शूट कर दे। और फिर वहाँ से इसराइल बहुत सारे इसराइली कैंटोनमेंट्स वहाँ से फौजी वापस बुलाने पड़े। इस तरीके से अगर ये वाक़यात जो अमरीकी इंटरेस्ट अरब में मौजूद हैं, उस पर भी हमले हुए हैं पिछले दिनों। अगर वो हमले भी और बढ़ गए अवाम की जानिब से, फिर तुर्की में अवाम ने 2 अमरीकी फौजियों को पकड़ के शिद्दत के साथ पीटा, सड़क पे खड़े होके पीटा। वो लोग गिरफ्तार हो गए और ये ज़ख्मी हुए थोड़े से ये मर मर नहीं पाए हैं, लेकिन अवाम सड़कों पर अब अपनी जो नज़रिया है, उसका इज़हार करना शुरू कर चुके हैं। ये एक बड़ी तब्दीली है और ये अवामी इज़हार अगर आज शुरुआत के दर्जे में है, तो कल ये बढ़ता ही चला जाएगा और ये अवामी सैलाब अगर बढ़ा, तो चाहे गल्फ़ की फ़ौजी इमारतें हों या जॉर्डन के सो कॉल्ड हाशमी हों या मिस्र के फौजी हो, फिर बचेगा कोई नहीं। और ये बात ये हुक्मरान महसूस कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके एहसास में एक खौफ बहारे अरब का है और उसके बाद इस अवामी इज़हार से ये हुकूमतें कुछ न कुछ खौफ़ज़दा ज़रूर हैं। जो ये बयानात मिस्र के आने शुरू हुए हैं या और कुछ अरब ममालिक से भी आने अभी उन्होंने ऐलान कर दिया अमेरिका ने कि जंगबंदी कर लीजिए तो जंगबंदी के साथ-साथ सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे। ये ऐलान किया अमेरिका ने। सऊदी अरब ने इसको रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं की, कि उसे हाँ कहे या ना कहे। तो ये जब सूरत-ए-हाल हो और फिर सऊदी अरब की जानिब से भी बयानात आने लगे हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हो जाएँगे अगर जंगबंदी बढ़े। ये इसीलिए आ रहे हैं बयानात कि अवाम की नब्ज़ को टटोल रहे हैं ये हुक्मरान और अवाम गुस्से में है और अवाम ने उस गुस्से का इज़हार छोटी-छोटी सूरतों में शुरू कर दिया है। ये सूरत बड़ी हुई तो इसका अंदाज़ा गल्फ़ के हुक्मरानों को भी है, अरबों को भी, अफ़्रीकनों को भी और अमरीका और इसराइल को भी है कि उन इस खित्ते में उनके जितने हलीफ़ हैं और उनकी मदद करने वाले जो लोग हैं, अगर उन्हीं की सरकारें गिर गईं, तो फिर ज़ाहिर है कि उनका कोई मफ़ाद इस खित्ते में तिनका भी बाकी नहीं बचेगा। इन सारी चीज़ों अभी देखिए बांग्लादेश में एक हुकूमत गिरी है और वो भी उसमें भी जो लोग चुन के आए हैं, चुन के अभी बगावत के ज़रिए, अवामी बगावत के ज़रिए हुकूमत बदल दी। वज़ीर-ए-आज़म एक 24 2-3 घंटे के अंदर-अंदर मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार छोड़ के भागना पड़ा और वहाँ जो बिल्कुल अपोज़िशन बंद पड़ा था, वो आ गया इक़्तिदार में। वो कौन है, जो अब इक़्तिदार में आ रहा है? वो प्रो पैलेस्टाइनियन लॉबीज़ हैं। जो किसी वक़्त भी ये फ़ैसला अगले कुछ चंद महीनों में अगर सूरत-ए-हाल कोई बदलती है या कोई सियासी सूरत-ए-हाल पैदा होती है, तो वो ये कहने की पोज़ीशन में है कि हम फ़लस्तीन की मदद को वहाँ जा सकते हैं। तो ये तब्दीलियाँ आ रही हैं दुनिया में अवामी सतह पर भी, इसलिए मैं ज़्यादा पुरुम्मीद अब होना शुरू हुआ हूँ, जबकि इस जंग को तकरीबन 1 साल होने को है। अच्छा तस्लीम रहमानी साहब अभी जो रियाद में मीटिंग हुई जीसीसी की जिसमें आपने जिसका जिक्र किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी एस जयशंकर वहां गए रियाद की इस वक्त जो पोजीशन है वो ये कि हूथियों के जरिए इजरायली जहाज़ों पर हमले रेड सी का बंद किया जाना उसके मुतबादिल एक रास्ता दिया गया यूएई सऊदी अरब और जॉर्डन के जरिए सड़क के रास्ते ट्रकों के जरिए माल पहुंच रहा है हर किस्म का इजराइल तो ये एक तरह से इजराइल के फैसिलिटेटर और मददगार
के घर पर ये मीटिंग हुई। आपको क्या लगता है जो कुछ मीडिया में बताया जाता है उसके अलावा कुछ बंद कमरों में कुछ और नहीं डिस्कस हुआ होगा? क्योंकि असल मकसद तो फिलिस्तीनियों को खत्म करना है। इसराइल ने और अमेरिका ने तो खुल करके कई बार कहा कि ये यहाँ से साफ हो जाने चाहिए, मर जाने चाहिए, फिनिश देम ऑल। और कोई भी आम शरीफ शहरी नहीं है, बच्चा भी टेररिस्ट है। इस किस्म की सारी बातें होती रही। तो जो सऊदी अरब इसराइल को इस तरह से मदद कर रहा है, वहां जो मीटिंग जीसीसी मुल्कों की हुई होगी, बयान की हद तक जो कुछ भी कहा गया वो तो सबके सामने आ जाता है, कुछ चीजें वो भी नहीं आती। आपको क्या लगता है बंद कमरे में कुछ उससे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं हुआ होगा? और चूंकि हमारी सरकार भी इसराइल के साथ खड़ी हुई नजर आती है, मोदी जी ने तो पहले दिन कह दिया था, उसके बाद भी हथियार जाते हुए स्पेन ने रोके, हथियार हमारे यहाँ से जा रहे हैं, एमनिशन जा रहा है, मद्रास से जाते हुए जहाजों के बारे में रिपोर्टें आई हैं। तो क्या भारत वाकईन फिलिस्तीनियों के हक में, या सऊदी अरब क्या वाकईन फिलिस्तीनियों के हक में कुछ संजीदा नजर आ रहे हैं, या इसराइल के ही लिए कुछ करने के लिए इकट्ठे हुए थे? देखिए, अभी पिछले हफ्ते बल्कि 10-12 दिन हो गए फ़लस्तीन के, हाँ, बल्कि हमास के जो एक पीआरओ हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और वो एक सहाफ़ी भी हैं। इत्तेफ़ाक से वो हमारे मुल्क के दौरे पर थे, दिल्ली में ख़ास तौर पर वो घुस आए और उन्होंने यहाँ बहुत से लोगों से मुलाकातें की। मुझसे भी उनकी एक मुलाकात हुई थी, डॉक्टर मकरम बलावी साहब, और उन्होंने कुछ ताज़ा सूरत-ए-हाल वहाँ की बताई थी। उन्होंने यहाँ पर मेंबरान पार्लियामेंट और एक्स मेंबरान पार्लियामेंट से भी मुलाकात की और यहाँ की सिविल सोसाइटी के लोगों से भी अलग से एक मुलाकात हुई। मुस्लिम ऑर्गेनाइज़ेशन से भी मुलाकात हुई और इंडिविजुअल भी, वो कई लोगों से मिले। उन्होंने फ़लस्तीन के केस को परस्यू किया। अब बड़ी दिलचस्प बात ये है कि जनता दल यूनाइटेड, जो हुकूमत हिंद का हलीफ है, उसके जो सबसे बड़े तर्जुमान हैं, वो प्रो पैलेस्टाइनियन हैं केसी त्यागी साहब। हम्म। उन्होंने ही एक लंच पार्लियामेंटेरियन एंड एक्स पार्लियामेंटेरियन का ऑर्गेनाइज किया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और उन्होंने ये बयान दिया कि जो कुछ हो रहा है उसे फौरी तौर पर रुकना चाहिए और भारत से हथियारों की सप्लाई जो इसराइल को हो रही है, उसे फिलफौर बंद करना चाहिए। और इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल लाने की तैयारी भी हो रही है। हमारे पार्लियामेंट में बिल आएगा कि इसराइल से जो मुआहदे हमारे हैं जंग के सिलसिले में, उसमें ये है कि हमारा मुल्क जंग की हालत में जो ममालिक होंगे, उनमें से किसी को भी हथियार सप्लाई नहीं करेगा। इसके बावजूद हमारे यहाँ से इसराइल हथियार जा रहे हैं। जो ये अडानी और अंबानी की कंपनियाँ हैं, ये एक प्राइवेट वो करके भेज रही हैं। आपको मालूम है उसके तीसरे दिन जब ये लंच बुलाया और ये बयान दिया, उसके तीसरे दिन केसी त्यागी को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा और नीतीश कुमार ने उनको निकाला। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है, मैं तो उसी के मुताबिक बयान दिया। लेकिन इससे अंदाजा करें कि इसराइल की लॉबी यहाँ इतनी ताकतवर है कि एक आज़ाद पॉलिटिकल पार्टी के तर्जुमान से एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती। अगर वो बोलेगा, तो अगले दिन वो अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा। ये बहुत ही वाज़ेह मैसेज निकल के आया इस बात से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी, या जयशंकर जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनका एक ऑफिशियल बयान जो ग्राउंड पे हो रहा है, उससे उसकी कोई मुताबिकत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीसीसी में उनका बयान सिर्फ़ इस हद तक है कि अभी गल्फ कंट्रीज़ के साथ भारत के जो इक़्तिसादी मुआहदे हो रहे हैं, उससे गल्फ को भी फ़ायदा है और हमको भी फ़ायदा है और बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है जिसके लिए जयशंकर वहाँ जीसीसी के मीटिंग में गए थे। फ़लस्तीन कॉज़ को लेके नहीं गए थे, यकीनी तौर पर। ये वो फ़लस्तीन कॉज़ के लिए नहीं गए थे। अपने जो हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और उनके लिए ज़्यादातर वो वहाँ गए थे। जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक है कि वो फ़लस्तीन को ख़त्म करना, वो फ़लस्तीन की इस्राइल की हिमायत कर सकते हैं, लेकिन फ़लस्तीन को ख़त्म कर दें, ये शायद खुद उनके मफ़ाद में, अरब ममालिक के इन गल्फ़ कंट्रीज़ के मफ़ाद में नहीं होगा कि वो
फ़लस्तीन को ख़त्म कर दें या गज़ा को ख़त्म कर दें। बहरहाल ये बात को किसी से ढकी-छुपी नहीं है कि मस्जिद अक़सा अभी भी फ़लस्तीन में ही है। हुँ। तो मस्जिद अक़सा का जहाँ सवाल होगा, वहाँ मुस्लिम हुकूमतें पीछे से कुछ भी करें, लेकिन मस्जिद अक़सा ख़त्म हो जाए, इसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, इसकी सोच भी उन लोगों के अंदर आए, इसकी जुर्अत उन सरकारों में यकीनन नहीं होगी। इसलिए ये मानना कि वो फ़लस्तीन को ख़त्म करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो यरूशलेम को ख़त्म करना चाहते हैं और यरूशलेम किसी से ख़त्म नहीं यानी मस्जिद अक़सा किसी से भी ख़त्म नहीं होगा, ये बात सब लोग जानते हैं। तो ये इतना बड़ा रिस्क अगर ये हुक्मरान लेने की बात सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी खुदकशी के जो इक़दामात हैं, उन्हीं की जानिब बढ़ रहे हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक सोच सकते हैं कि फ़लस्तीन ख़त्म हो जाए या मस्जिद अक़सा शहीद हो जाए। वो अपने तिजारती मफ़ादात देखिए, सऊदी अरब के बयानात पिछले दिनों भी आए, फ़लस्तीन के अलावा, कि हमने टूरिज़्म की इंडस्ट्री में, नॉन रिलिजियस टूरिज़्म में हमने कितने बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, ये उनके बयानात आए। फिर रिलिजियस टूरिज़्म में उन्होंने उनके क्या अचीवमेंट्स हैं, वो भी बयानात आए। इससे ये साफ ज़ाहिर है, फिर उनका जो वो 230 का नियम 230 है, ये साफ बता रहा है कि इन लोगों को अल्लाह से पे भरोसा ज़रा कम है और अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी पे भरोसा ज़्यादा है और इनको प्रॉब्लम ये है कि तेल अगर ख़त्म हो गया, तो फिर उनके पास इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए क्या बचेगा? इसलिए वो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं और उस किस्म के बयानात आ रहे हैं। तो ये पर्सनल जो किंगडम्स हैं, ये किंगडम्स के सर्वाइवल की पॉलिसी है। हुकूमतों के नज़रियात की या अवाम के नज़रियात की या इस्लामी अशार का शाइर का उनकी सोच से बिल्कुल भी कोई लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद उनकी सियासी मजबूरी है कि वो बैतुल मक़दस को अपनी जगह मौजूद रखें, ये सियासी मजबूरी है। हुँ, इसलिए ये सोचना मुमकिन नहीं है। हुँ। अच्छा और एक मोहम्मद बिन बात स और है जी, कि जी। आप पूरा इसका इस बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान में जो कुछ इन्होंने किया, चाहे इस्माइल हानिया साहब की शहादत हो या उससे पहले जो कासिम सुलेमानी साहब की बरसी के मौके पर वहाँ बम मार के 100 लोगों को गिराया गया, फवाद शुक्र की साहब की जो है वहाँ शहादत हो या और दूसरी शहादतें इज़राइल ने की, उसका सीधा मकसद और अब अरबों के साथ जो इजिप्ट या जॉर्डन या सऊदी अरब या यूएई के कुछ मफादात के खिलाफ इज़राइल बढ़ा है, उसने अरबों को एक दूसरे के करीब आने का मौका इसलिए दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू का मफाद इसमें है कि जंग का दायरा बढ़े। भले ही सारे अरब मिलके इस्राइल से लड़े, वो उसको मजबूर कर दे अरबों को कि वो उनसे मिलके लड़ें या ईरान को मजबूर करे कि ईरान बराह रास्त हमला करे। एनी हाउ कि बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहता है कि जंग का दायरा किसी सूरत में बढ़ जाए तो उसे निजात मिल जाए और वो बढ़ नहीं पा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू से। पिछले दिनों मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था जो अमेरिकी प्रेस ने लिखा था कि मोहम्मद बिन सलमान प्राइवेटली कांग्रेसमैन के कह रहे हैं कि अगर मैं इस वक्त यानी मैं अगर इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करता हूं तो मेरा हशर भी तकरीबन अनवर सादात जैसा होगा जैसे कि मिस्र के साबिक प्रेसिडेंट को कत्ल कर दिया गया। तो ये हकीकतें हैं इस पूरे इलाके की। अरब मुल्कों ने किस तरह से कितना कंप्रोमाइज किया हुआ है, वो कहां तक जा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत की भी एक सरकारी कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो आती है, म्यूनिशंस इंडिया, द वायर ने एक स्टोरी की थी जिसमें यह बताया था कि सिर्फ अडानी और अंबानी नहीं बल्कि सरकारी कंपनियां भी एम्यूनिशंस भेज रही हैं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, आपने बता दिया कि जंगबंदी शायद 1 डेढ़ महीने में हो जाए। क्या कुछ सूरत हाल बनेगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने हमें वक्त दिया और मैं समझता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, उन्हें मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इस तरह से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग अपने कमेंट्स में जरूर लिखें आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।